धातुओं के रासायनिक गुण। सोडियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन के तेल में इसलिए रखा जाता है ताकि यह रिएक्शन न करे हमारे वातावरण में मौजूद जो नमी है उससे, क्योंकि जब भी सोडियम को हम पानी में डालेंगे तो उसमें एक ब्लास्ट की तरह जो है रिएक्शन होगा और सोडियम मेटल आग पकड़ लेगा। हम अपने हाथ पे रखेंगे तो हाथ के पसीने से वो जो है हमारे हाथ को जला देगा। इसलिए इसको जो है केरोसिन के तेल में रखते हैं और जिस हिसाब से हमें प्रयोग करना होता है उस हिसाब से उसमें से निकालते रहते हैं और वापस फिर जो है बाकी मेटल को केरोसिन में रख देते हैं। आयरन लोहा जानते हैं बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं और इस लोहे का प्रयोग यह है कि हम इससे जो है कि घेरे बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रेल बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, बहुत सी गाड़ियां बनाते हैं, विंडो के फ्रेम भी बनाते हैं। लेकिन इनको जो है हम साथ में पेंट भी करते हैं। अगर पेंट ना करें तो इसके ऊपर जंग पकड़ लेगा और जंग लगने के बाद ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो हवा के और नमी के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बनाता है और ये आयरन ऑक्साइड हमारे किसी काम के नहीं है। ये लोहे की सतह से फिर जो है हट जाता है, नई परत जो है वो सामने आती है, वो फिर नमी और हवा से मिलकर आयरन ऑक्साइड या फिर जंग रस्ट बना लेता है और इस तरह से आयरन धीरे धीरे जो है लोहा वो खत्म होते जाता है। इसलिए हम उसके ऊपर पेंट लगाते हैं और समय के दौरान देखें तो फिर इसमें खर्चा बढ़ जाता है। एक तो हम लोहा लेके खरीद के उसको लगाएंगे, ज़रूरत के काम पे लाएंगे, जैसे दरवाजे में लगाएंगे, गेट में लगाएंगे, फेंस पे लगाएंगे, घेरे बारे में लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ अगर हम उसको पेंट नहीं करेंगे तो वो खत्म होता जाता है। समय के दौरान पेंट भी उधर से उखड़ जाती है तो हमें दोबारा उसको पेंट करना पड़ता है ताकि उसमें जंग न लगे। पेंट के नीचे अगर ये जंग की प्रक्रिया चल रही है तो हमें दिखेगा भी नहीं और धीरे धीरे लोहा जो है वो खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा कि वह कमजोर हो जाएगा पूरी तरह से, तो इसलिए हम उसको हमेशा उसके ऊपर एक पेंट लगाते रहते हैं। दूसरा, उसको गैल्वेनाइज करते हैं, किसी दूसरे जो है तत्व को उसके ऊपर लगाते हैं ताकि वो रासायनिक प्रक्रिया कर जाए और हमारे लोहे को बचा दे। या फिर जो है हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं जो कि एक लोहे से ज़्यादा महंगा होता है। स्टेनलेस स्टील समय के दौरान उस पर जंग नहीं लगता है और बहुत दिनों तक चलता है। इसलिए स्क्रू, कब्जे जो दरवाजे में लगाए जाते हैं, कुंडी जो बनाई जाती है, अब वो स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है ताकि ज़्यादा समय तक चला जाए। और हम जानते हैं लोहे की चीज़ें भारी होती हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का देखें तो आज एल्युमिनियम का बना हुआ दरवाज़ा मिलता है, फ्रेम मिलते हैं, खिड़कियाँ मिलती हैं और बर्तन भी मिलते हैं। एल्युमिनियम का फ़ायदा ये होता है कि ये हवा के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो कि जंग नहीं है। जंग जो है सिर्फ लोहे में लगता है, लोहे ही ऐसे हैं कि उसके बाद जंग लगते हैं। तो एल्युमिनियम समय के दौरान जो है हवा और पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, वो उसी की तरह पहले की तरह बना रहता है। इसलिए एल्युमिनियम के दरवाजे और बर्तन और ये आज जो है ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। अगला देखें तो स्टील के ऊपर भी जो है निकेल की प्लेटिंग करते हैं ताकि वो थोड़ा चमकीला भी दिखे और ये और भी जो है उसको बचाती है, देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा ये महंगा होता है। मेटल्स में देखें तो लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का मेटल है और उसका प्रयोग किया जाता है मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए। लिथियम आयन बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है लेड एसिड बैटरी से। लेड मेटल होता है और उसमें एसिड होती है, उसके मुकाबले ये हल्का होता है और ज़्यादा देर तक चलता है और जब तक चलता है एक बराबर वोल्टेज हमें देता है। जबकि लेड एसिड बैटरी है वो समय के दौरान जो है जैसे जैसे वो ज़्यादा यूज़ होता जाता है उसकी स्थिति जो है खराब होती जाती है और डिस्चार्ज होने के टाइम पावर जो है ये देना इसकी कम हो जाती है, जबकि ये डिस्चार्ज होने तक जो है एक बराबर लगातार पावर देता रहता है। तो लिथियम एक मेटल है और इसमें इस तरह से ये प्रयोग में आता है। और लेड एसिड बैटरी भी जबकि है भाई इसकी परफॉर्मेंस कम, लेकिन ये दोनों बैटरियां जो है वो रिचार्जेबल है। एक बार हम लेके उसको दोबारा से रिचार्ज करके कई बार जो है उसको हम रिचार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ड्राई बैटरी जो होती है, जो जिंक मेटल से बनता है, कैथोड ग्रेफाइट से बनता है उसमें पेस्ट ऑफ MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और कार्बन के मिलके बनाते हैं। इन सारी चीज़ को मिलकर ड्राई बैटरी बनाते हैं, लेकिन ड्राई बैटरी एक बार जब यूज़ हो जाती है हम उसको फेंक देते हैं। इससे हमारी जो है एक पोल्यूशन की प्रॉब्लम होगी, उसको हम एनवायरनमेंट में इस तरह से फेंक देते हैं, वो इकट्ठा होता रहेगा और उसको प्रॉब्लम होगी। उसको रीयूज़ अगर कर लिया जाए तो फायदेमंद है। जबकि अगर उसकी जगह पे देखें तो मोबाइल की बैटरी और ये
जो हम इन्वर्टर की बैटरी, लेड एसिड बैटरी होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, इनको कई बार रिचार्ज करके हम प्रयोग कर सकते हैं, तो कुछ हद तक जो है ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं, पटाखों में जो विभिन्न प्रकार के रंग निकलते हैं वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो देखते हैं किस तरह से विभिन्न प्रकार के धातु जो है उसमें काम आते हैं। अगर हमें पर्पल कलर देखना है तो इसके लिए सोडियम और कॉपर, ये दो ऐसे धातु हैं जो पर्पल कलर जब जलते हैं तो पर्पल कलर जैसे हमें दिखते हैं। बैरियम ग्रीन कलर का, बैरियम जब जलेगा तो हमें हरा रंग का दिखेगा, कॉपर नीले रंग का दिखेगा और स्ट्रोंटियम लाल रंग का दिखेगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जब जलेंगे तो व्हाइट रंग का दिखता है हमें, वही सोडियम जब जलता है तो पीले रंग का दिखता है। तो इस तरह से ये सारे धातु जो है हमें पटाखों में प्रयोग किए जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखते हैं और देखने में बहुत हमें अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये रंग निकलते कैसे हैं, जब यही रासायनिक तत्व हवा में रिएक्ट करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखाते हैं। इस तरह से जो है केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की बहुत ज़रूरी होती है हमें जानने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो है बहुत ही प्रयोग में आते हैं। धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण तभी हम जान सकते हैं जब तक वह धातु रासायनिक प्रक्रिया न कर लेता। रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो है पता चलेगा कि धातु किस प्रकार का है और किस प्रकार का वह रंग बनाता है। इन रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस, हाइड्रोजन, क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं जो हमारे आसपास की चीज़ों में मिल सकता है और जिनके साथ मेटल ये रासायनिक प्रक्रियाएं करते हैं। इसलिए इन सभी के साथ इनकी रासायनिक प्रक्रियाओं को देखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर कोई धातु रासायनिक प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। धातु हमारे वातावरण के ऑक्सीजन से रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये मेटल ऑक्साइड तब बनते हैं जब धातु को हवा में ही हम उसको प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है। मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करेगा तो अल्कली बनाएगा जो क्षारीय होता है, पीएच उसका 7 से ऊपर होगा। तब जब हम मेटल ऑक्साइड को रेड लिटमस पेपर के साथ रासायनिक प्रक्रिया कराएंगे तो रेड लिटमस पेपर मेटल ऑक्साइड के साथ मिलने के बाद नीला रंग देगा, जिसे हम देख सकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक क्षारीय होते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मेटल ऑक्साइड बनाया। मेटल ऑक्साइड जो है वह क्षारीय होता है और वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है, रेड लिटमस पेपर को नीले रंग का बना देता है। यहाँ पे हम धातुओं का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे। यह निर्भर करता है कि धातु कितना ज़्यादा रासायनिक प्रतिक्रियाशील है। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो कि हवा में मौजूद रहता है। तो सोडियम धातु को जब रूम के तापमान पर वायु के ऑक्सीजन से रासायनिक प्रक्रिया के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही हवा में रहने देंगे, रूम तापमान पर यह ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि एक बेसिक क्षारीय होता है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, इसमें 4 सोडियम के एलिमेंट हैं, मेटल रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जो कि गैस है, हवा में मौजूद रहती है, और फॉर्म करेगा, ये बनाएगा 2 मोल सोडियम ऑक्साइड जो बेसिक नेचर होता है और वो सॉलिड हुआ। दूसरा हम रासायनिक प्रक्रिया देखेंगे पोटेशियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जो हवा में मौजूद है उसके साथ रासायनिक प्रक्रिया करेगा रूम के तापमान पर और बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी जो है 4 मोल पोटेशियम मेटल सॉलिड रहेगा, वह रासायनिक प्रक्रिया करेगा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस है उसके साथ और बनाएगा 2 मोल पोटेशियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है और बेसिक इन नेचर है।
तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ मिलके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाएंगे। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको जब ऐसे खुली हवा में रख देते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन है उनके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए ऐसे मेटल को केरोसिन में रखा जाता है ताकि इनके जो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन के साथ और हवा में जो मौजूद नमी है वाटर उसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ना करें। लिथियम को भी जो है इसी तरह से केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। जनरली जो ऑक्साइड इनके फॉर्म होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हैं इन मेटल ऑक्साइड के जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होने के बाद अल्कली बनाते हैं। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का उदाहरण दिया हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कलिक सॉल्यूशन है, मतलब क्षारीय है। पीएच पे इसका मान 7 से ऊपर होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रूम के तापमान पर नहीं होता है। जैसा कि सोडियम और पोटेशियम देखे हुए हैं, उनको अगर हम हवा में यूं ही छोड़ दें तो अपने आप रिएक्ट करेंगे, उसमें आग पकड़ जाएगा और वो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बना लेंगे। जबकि मैग्नीशियम को जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक वह जो है जलेगा नहीं। मैग्नीशियम को जब हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसमें आग पकड़ती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का बेसिक पाउडर होता है वो बनेगा। ये बेसिक है तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में जो है कन्वर्ट कर देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो पूरी तरह से यह रिएक्ट नहीं होता है और जितना भी रिएक्ट होता है रिएक्ट होने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अल्कली बनाता है। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड देखें तो जो फॉर्म होता है वह मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और जहां सोडियम और पोटेशियम बिना किसी एक्स्ट्रा हीट के वह जल के सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करना पड़ता है। इसका मतलब मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले लेस रिएक्टिव भी होता है। यहाँ पे हम एल्युमिनियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। एल्युमिनियम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब बर्न होता है और फॉर्म करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम मैग्नीशियम के मुकाबले लेस रिएक्टिव होता है, कम रासायनिक प्रतिक्रियाशील होता है और यह जो ऑक्साइड बनाता है वह एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे एल्युमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब यह है कि ये ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों तरह ही बिहेव करेंगे और ये ऑक्साइड जब एसिड या बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एल्युमिनियम हवा में जब जलाया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और इस ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे क्योंकि ये ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों तरह ही बिहेव करता है और इनको जब बेस और एसिड के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज अ बेसिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है और ये HCl के साथ रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद AlCl3 सॉल्ट बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है और पानी। दूसरे रिएक्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है और यह बेस के साथ जब रासायनिक प्रक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जो कि सॉल्ट है और वाटर। इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह बेसिक और एसिडिक दोनों तरह ही कार्य करते हैं। जिंक धातु का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया देखते हैं। जिस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर जिंक एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उसी तरह से जिंक भी जो है वो रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्सीजन से मिलके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब बेसिक ऑक्साइड की तरह भी काम करता है और एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम करता है। जब ये बेसिक की तरह करेगा HCl के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और वाटर। जब ये बेसिक की तरह काम करेगा, जब ये एसिडिक की तरह काम करेगा तो NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। जिंक जो है वो एल्युमिनियम से भी कम रिएक्टिव है क्योंकि इसको रिएक्ट करने के लिए
स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए, तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। और जिंक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन या बनना देखते हैं यहाँ पे। जनरली जो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, इन मेटल को अगर इसी तरह से हवा में रख दिया जाए कई दिनों पे उस पर एक हल्की सी परत चढ़ जाती है इन्हीं के ऑक्साइड से। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर पड़ जाएगी। एल्युमिनियम मेटल को हम हवा में इसी तरह से रखे पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड पड़ जाएगा। जिंक मेटल को अगर रखा हुआ है तो उनके ऊपर जिंक ऑक्साइड, लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड। इस तरह से ये लेयर जो है एक थिन लेयर उसके ऊपर बन जाता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इस लेयर को फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो उसके नीचे फ्रेश मेटल जो है वो बचा रहता है, फर्दर कोरोजन उसका रुक जाता है। तो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होने का इन मेटल के ऊपर ये फायदा होता है कि ये सख्त लेयर होती है और इनके नीचे जो है उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जबकि आयरन अगर इसी तरह से बाहर छूटा हुआ है तो वो हवा के संपर्क और पानी के संपर्क में आने पे उसके ऊपर एक फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसे हम जंग कहते हैं और वो धीरे धीरे हटता रहता है। लोहा समय के दौरान इस तरह से बहुत खराब हो जाता है। तो आयरन डज नॉट बर्न इन इवन स्ट्रॉन्ग। अगर हम आयरन का ऑक्सीजन के साथ जो है लोहे का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा तापमान देकर तो उसकी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। जबकि अगर आयरन को बहुत छोटे छोटे दानों में अगर तोड़ दिया जाए, उसके फाइलिंग्स बना दिए जाए, उनको अगर जलाया जाए तो वो बहुत तेज़ी से जल जाते हैं और जलने के बाद वो ऑक्साइड बनाते हैं। जो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं, आयरन सेकेंड ऑक्साइड और थर्ड ऑक्साइड। जो सेकेंड ऑक्साइड थर्ड ऑक्साइड कहने का मतलब इसमें ये होता है कि लोहा जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सेकेंड ऑक्साइड बनाता है मतलब आयरन जो है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, थर्ड ऑक्साइड बनने का मतलब आयरन इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे रिएक्शन में आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, Fe3O4 बनाता है जिसमें आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। साथ ही साथ Fe2O3 भी बनता है जिसमें आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इस तरह से जो है आयरन हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाता है। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो ये लोहे से भी बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, बहुत समय तक इसको अगर हम गर्म करते हैं तब जाके जो है ये ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है और यह जो है कि एक काले रंग का सेकंड ऑक्साइड प्रोडक्ट बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन इस तरह से कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है जो काले रंग का होता है। कॉपर लोहे से भी बहुत कम रिएक्टिव होता है। अगला देखें सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना। ये ऐसे मेटल हैं इनको चाहे जितना हीट करें ये ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया नहीं करते हैं और इसलिए ये लेस रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं और इनकी कम रिएक्टिविटी के कारण ही जो है और साथ ही साथ ये हमारे पृथ्वी पे पाए भी बहुत कम जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो है आभूषणों बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये हवा में अगर प्रोलॉन्ग इसी तरह बहुत समय के लिए ऐसे रखे जाते हैं तो इनके ऊपर जो है इनके रंग भी बहुत कम फीके पड़ते हैं, इसलिए ये जो है प्रयोग में लाए जाते हैं आभूषण बनाने के लिए। चांदी समय के दौरान उस पर थोड़ी सी हल्की परत पड़ भी जाती है लेकिन सोने के ऊपर नहीं पड़ती है, ये हमेशा चमकते रहते हैं, इसीलिए ये आभूषण बनाने में प्रयोग आते हैं। धातु का पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया देखते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया में धातु जब पानी से रासायनिक प्रक्रिया करता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ धातुओं के साथ ऑक्साइड भी बनते हैं। यह रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा बनती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे धातुओं के साथ व पानी का हम रासायनिक प्रक्रिया देखते हैं तो पहले पोटेशियम जब धातु के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ बहुत ऊष्मा निकलती है ऊर्जा के रूप में। दूसरा, सोडियम जब पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है और यह इतना ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि हाइड्रोजन गैस जो बन रही होती है इसमें रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसमें आग पकड़ लेती है और इस तरह से ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा
विगोरस, बहुत तेजी से ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। सोडियम वाटर के साथ बहुत ही उत्तेजना के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते वक्त यह रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपीय होती है कि जो हाइड्रोजन गैस बनता है रिएक्शन के दौरान उसमें आग पकड़ लेता है। कैल्शियम जब पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है, ठंडा पानी रहता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन कैल्शियम के साथ जब पानी का रिएक्शन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह रिएक्शन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस जल जाए। इन तीन रिएक्शन में देखिए कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन पोटेशियम और सोडियम के केस में रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट इतना ज़्यादा निकलती है कि हाइड्रोजन गैस जल जाता है, जबकि कैल्शियम के साथ रिएक्शन में इतनी हीट नहीं निकलती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं जलता है। कैल्शियम मेटल रिएक्शन के दौरान पानी की सतह पे रहता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन गैस बनती है वह कैल्शियम मेटल को पानी की सतह पे फ्लोट करता हुआ दिखाता है, तैरता हुआ रखता है। मैग्नीशियम का पानी के साथ रिएक्शन कराने के लिए पानी को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम जब हॉट वाटर गर्म पानी से जब रासायनिक प्रक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम कैल्शियम के मुकाबले कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको गर्म पानी के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन होता है, और जब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दूसरे मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये न तो गर्म पानी और न ही ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। इनको रिएक्ट करने के लिए पानी को स्टीम फॉर्म में करना पड़ता है, मतलब भाप के साथ जो है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जैसे धातु रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट में इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब एल्युमिनियम अगर गर्म पानी से रिएक्ट किया तो भाप से रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जो है कि कम रिएक्टिव होने के कारण कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको पानी को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है और स्टीम के साथ ये ऑक्साइड बनाता है। आयरन, एल्युमिनियम, जिंक ये मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव होते हैं और इसलिए इन्हें जो है भाप के साथ रासायनिक प्रक्रिया करवाना पड़ता है। गर्म पानी के साथ भी इनका रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए एल्युमिनियम, जिंक और आयरन को भाप के साथ रिएक्ट कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड मिलता है, साथ में सभी के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। एल्युमिनियम धातु का भाप के साथ रासायनिक प्रक्रिया देखते हैं। एल्युमिनियम धातु जो है वो ऐसे सामान्य पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत लग जाती है। एल्युमिनियम को पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए उसको भाप में बदलना पड़ेगा और फिर एल्युमिनियम का भाप के साथ रासायनिक प्रक्रिया होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनता है। जिंक भी साधारण पानी से रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है, वह भी भाप से रासायनिक प्रक्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लोहा देखें तो लोहा भाप के साथ तभी रिएक्ट करता है जब लोहा भी जो है वह बहुत ज़्यादा गर्म हो और देखने में वह पूरी तरह से लाल और गर्म दिखे। लोहे को जब लगभग 3000-4000 तापमान तक किया जाता है तो लोहा जो है गर्म होकर लाल हो जाता है और उस तापमान पर उसको भाप के साथ रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं तो आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड बनते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। इस रासायनिक प्रक्रिया में देखेंगे कि लोहा जब पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है तो Fe3O4 और Fe2O3 ये दो रासायनिक पदार्थ बनाता है।
Fe3O4 जो है सेकेंड ऑक्साइड, इसको सेकेंड ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इसमें आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब जो मूल आयरन के तत्व होते हैं, लोहे के तत्व होते हैं, वह +2 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। इस तरह से ये +2 ऑक्साइड और +3 ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। इस तरह से जो है ये बहुत कम रासायनिक प्रक्रिया करने वाले रासायनिक पदार्थ जो धातु हैं वह सब स्टीम के साथ, मतलब भाप के साथ जो है रासायनिक प्रक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। एक धातु पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके हाइड्रोजन को कैसे बाहर निकालता है उसे देखते हैं। पानी प्रायः आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों होते हैं। धातु जब इनसे रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं तो बड़े आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो एटम बना लेता है आयन से और फिर आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। सोडियम जब पानी से रासायनिक प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कॉपर जहाँ बहुत कम रासायनिक प्रतिक्रियाशील होता है वह पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन को आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर पानी आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जब कोई धातु पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है बड़े आसानी से। वह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन एटम में रिड्यूस करने में सहायता करता है और उस तरह से हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे है सोडियम पानी के साथ रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। वहीं पे जहाँ कॉपर अनरिएक्टिव मेटल होता है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता है, इसलिए पानी से वह हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाता है। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन देखते हैं। जब धातु किसी अम्ल या फिर एसिड से रासायनिक प्रक्रिया करता है तो उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यह अम्ल से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाते हैं। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। धातु जब डाइल्यूट एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है तो धातु का नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। सबसे पहले रासायनिक प्रक्रिया देखते हैं सोडियम का डाइल्यूट HCl के साथ। सोडियम डाइल्यूट HCl के साथ बहुत वायलेंटली रासायनिक प्रक्रिया करता है और इसमें जो है सोडियम का सॉल्ट बनता है क्लोराइड के साथ और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ सोडियम HCl के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रैपिडली, मतलब तेजी से रासायनिक प्रक्रिया करता है, लेकिन जैसे सोडियम रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के साथ, ऐसा मैग्नीशियम नहीं। वह तेज़ी से रासायनिक प्रक्रिया करता है लेकिन वायलेंटली नहीं करता है। मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड नमक बनाता है और हाइड्रोजन गैस। उसके मुकाबले एल्युमिनियम डाइल्यूट क्लोराइड डाइल्यूट HCl के साथ जो है वह धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 नमक बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक धातु का डाइल्यूट HCl के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया। जिंक डाइल्यूट HCl के साथ बहुत धीरे रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। यह HCl के हाइड्रोजन को लिबरेट कर हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड नमक बनाता है। दूसरा रिएक्शन आयरन का लोहे का डाइल्यूट HCl के साथ देखें तो आयरन जो है लोहा, वो डाइल्यूट HCl के साथ, वो भी कोल्ड डाइल्यूट HCl रहेगा, उसके साथ धीरे धीरे रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और आयरन सेकंड ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर हम इन्हीं डाइल्यूट HCl का कॉपर के साथ, सिल्वर, गोल्ड का साथ रिएक्शन देखें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर इतना रासायनिक प्रतिक्रियाशील नहीं होता है कि
कि वह HCl से हाइड्रोजन को लिबरेट करके हाइड्रोजन गैस बना दे, और उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक HCl के साथ जब रासायनिक प्रक्रिया करता है तो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस बना देता है, और इस क्लोरीन के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर जिंक क्लोराइड नमक बनाता है। लोहा भी जो है HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वह हाइड्रोजन गैस बन जाता है, और ये आयरन इस क्लोरीन के साथ मिलकर आयरन क्लोराइड नमक बना देता है। कॉपर में इतनी रिएक्टिविटी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन गैस बना सके, इसलिए कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है। उसी तरह से चांदी और सोना भी उतने ज़्यादा रासायनिक प्रतिक्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए वह हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, इसलिए चांदी और सोना भी जो है डाइल्यूट HCl के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हमने इतनी रासायनिक प्रक्रियाएं देखी जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वह लिबरेट होती है। तो जो धातु एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे धातु जो बहुत ही ज़्यादा रासायनिक प्रतिक्रियाशील होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के द्वारा लिया जाता है। हाइड्रोजन आयन फिर एटम बनाता है, और दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिया गया हुआ है सभी धातुओं के साथ रासायनिक प्रक्रिया कराने के लिए। डाइल्यूट HCl कहने का मतलब HCl को पानी में घोला गया हुआ है, और जब HCl पानी में घुली हुई अवस्था में रहेगा तो वो टूटकर एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन बनाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब ही होता है कि जब उसको पानी में घोला जाएगा वो पूरी तरह से टूट जाएगा। टूटने का मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म में वह पानी में घुला हुआ रहेगा। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ बन गया। दूसरा, जब इसको सोडियम के साथ रासायनिक प्रक्रिया कराया जाता है तो सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, क्योंकि यह रासायनिक प्रक्रिया में सोडियम एक नियॉन जो गैस होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, जो ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो इसी हाइड्रोजन आयन के द्वारा ले लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाइड्रोजन एटम बना। हाइड्रोजन एटम बहुत ही रासायनिक प्रक्रिया के लिए होता है, वह दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा, और सोडियम जो है वो इस क्लोराइड आयन के साथ पानी में घुला हुआ रहेगा। पानी को अगर उड़ा देंगे तो हमें उसमें से सोडियम क्लोराइड नमक मिल जाएगा। दूसरे मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यही इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे पाते हैं, ताकि इस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन गैस में बदला जा सके। इसलिए ये सारे मेटल जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसमें आगे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, तो यह डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। धातु का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया देखते हैं। धातु जब रासायनिक प्रक्रिया करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो धातु का सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें धातु हाइड्रोजन को हटाकर सल्फेट के साथ लग जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये फेरस मीन्स आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया नहीं करता है। इन सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में होता क्या है कि धातु इस हाइड्रोजन को हटाकर
सल्फेट के साथ लग जाता है और ये हाइड्रोजन जो है गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि धातु हाइड्रोजन को हटा देता है और सल्फेट फॉर्म करता है। धातुओं का हमने डाइल्यूट HCl डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया देखा, जिसमें वह सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहे थे। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ रासायनिक प्रक्रिया करने पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बल्कि उसकी जगह पे पानी और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड निकलते हैं, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेटल के साथ रासायनिक प्रक्रिया करते वक्त जब हाइड्रोजन गैस बनते हैं, नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देते हैं और खुद वह रिड्यूस्ड हो जाते हैं डिफरेंट ऑक्साइड में, अलग अलग ऑक्साइड में, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से नाइट्रिक एसिड जब धातुओं से रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो उसमें पानी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं और उनको मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। यहाँ पे जब मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और हाइड्रोजन गैस, और मैंगनीज को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनी। एक्वा रेजिया एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाया जाता है। यह ऐसा तरल पदार्थ है जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला, कोरोसिव है और फ्यूमिंग मतलब भाप बनते हैं इसके। इसमें कोई भी धातु जो है वो आसानी से घुल सकता है, यहाँ तक कि सोना और प्लेटिनम भी इसमें जो है घुल जाते हैं। जबकि सिर्फ अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लें और या कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, उनको अगर हम गोल्ड और प्लेटिनम के साथ हीट करेंगे तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाए, उसमें अगर सोने और प्लेटिनम को घोला जाए तो वो आसानी से घुल जाते हैं। तो एक्वा रेजिया ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें सोना और प्लेटिनम भी घुल जाते हैं।